नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने वस्ती सूत्रियम सूत्रीय सिद्धि अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्नेह व्यापक सिद्धियम अध्याय, जो कि है सिद्धि स्थान का चौथा अध्याय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया है? अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती के बारे में क्या क्या बताया है? अनुवासन वस्ती, इसको और क्या क्या बोलते हैं? अनुवासन, स्नेह, शमन और ब्रहण बस्ती। मतलब कि इसमें अपन स्नेह का वो करवाएंगे, स्नेह की बस्ती देंगे इसलिए स्नेह बस्ती बोलेंगे। शमन, वात का शमन करेगी इसलिए शमन बस्ती बोलेंगे। ब्रहण करेगी, धातुओं का वर्धन करेगी, इसलिए इसको ब्रहण बस्ती कहेंगे। तो इसके आपको पर्याय को याद रखना है। इसको क्या क्या कहेंगे? अनुवासन, स्नेह, शमन और ब्रहण बस्ती। इसके बाद क्या है? अनुवासन बस्ती प्रतिदिन सेवनीय बस्ती है, मतलब इसको प्रतिदिन अपन दे सकते हैं रोगी को। ये इसके गुण में आ जाते हैं। इसके गुण में क्या क्या है? चीर्ण चीर्ण शुक्रस्य च अति स्नेह बस्ती बलप्रदम। मतलब कि जिन रोगी में शुक्र की कमी हो गई, शुक्र की क्षीणता हो गई है। शुक्र के गुण आपको पता है क्या है? मधुर है, शीतल है, ये सब इसमें गुण होते हैं। और यही गुण, ये सेम गुण स्नेह में भी होते हैं। तो स्नेह स्नेह क्या होता है? मधुर होता है, शीत होता है, ये सब इसमें गुण होते हैं, मतलब कि घी में। तो ये शुक्र का वर्धन करेंगे, इसलिए जिनमें शुक्र क्षीणता हो गई है उनमें अपन स्नेह बस्ती का यूज़ करेंगे। और बल प्रदान करेगा स्नेह स्नेह बस्ती बल प्रदम, मतलब कि बल प्रदान तो करेगा ही, क्योंकि स्नेह है तो ये बल प्रदान भी करेगा। इसके सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? जन्येत प्रजानाम च प्रज्ञा स्त्रीणाम तथा ऋणाम। मतलब कि जिन जिन जो लेडीज़ है, जो कि जिनको बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने जो योनि व्यापक पढ़ा होगा, योनि व्यापक में अपन ने पढ़ा है कि बिना वात के योनि दूषित नहीं होती, बिना वात के योनि दूषित नहीं होती। और वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा तो यही है, स्नेहन। स्नेहन कराएंगे अपन उसमें वात में। तो इसमें जो है अपन ऐसी बस्ती का यूज़ करेंगे जिसमें स्नेह का उपयोग होगा। तो अपन इसमें अनुवासन बस्ती देंगे, जिससे प्रजा और प्रजा की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है, जन्येत प्रजानाम च प्रज्ञा स्त्रीणाम तथा ऋणाम। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते क्या है? स्नेह बस्ती के व्यापक, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मतलब कि जब अपन स्नेह बस्ती दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो इसमें 6 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर अपन जो बस्ती नेत्र अपन अंदर घुसा रहे हैं तो हो सकता है वो वात से आवृत हो जाए, पित्त से आवृत हो जाए, कफ से आवृत हो जाए, पुरुष से आवृत हो जाए। मतलब कि आवरण बन सकता है ना उस पर, जो अपन वस्ती नेत्र अपन उसमें पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं, पुरुष से आवृत हो सकता है। फिर अत्य नाव्रत, मतलब कि अगर वो रोगी ने बहुत ज़्यादा भोजन किया हो उसके कारण आवृत्ति हो सकती है उसमें। अभुक्त अभुक्त च प्रणीतस्य, मतलब कि उसने बिल्कुल कुछ खाना वाना नहीं खाया हो तो उससे भी जो है वो उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो 6 तरीके हैं जिससे कि बस्ती जो स्नेह बस्ती है उसके व्यापक बताए। 6 स्नेह बस्ती के व्यापक बताए, वो क्या क्या है? वातावृत, पित्त आवृत, कफ आवृत, पुरुष आवृत, अत्यनाव्रत और अभुक्ते च प्रणीतस्य। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद है स्नेह बस्ती के बारे में क्या क्या बताया इनने। अगर स्नेह बस्ती पित्त आवृत है, अगर पित्त आवृत हो गई स्नेह बस्ती, मतलब कि पित्त ने वहाँ पे आवरण बना लिया, तो सारे पित्त वृद्धि के लक्षण आ जाएंगे। पित्त वृद्धि में क्या क्या हो जाता है? दाह हो जाता है, राग हो जाता है, राग लालिमा आ जाती है, तृष्णा प्यास लगने लगती है, मोह हो जाता है, ज्वर आने लगता है, तमक श्वास, ये गलत प्रिंट हो गया, तमक श्वास है यहाँ पे, तो उसको तमक श्वास हो जाएगा। इसको प्रतमक श्वास मान लो, प्रतमक श्वास, क्योंकि पित्त के कारण ही होता है प्रतमक श्वास, तो प्रतमक श्वास हो जाएगा इसको। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? स्नेह बस्ती अगर अन्न से आवृत हो गई तो क्या लक्षण आएंगे? जैसे कि अगर अपन ने कुछ गंदा भोजन वगैरह का सेवन कर लिया तो वो अब अपन छर्दन करके बाहर निकालेंगे उसको। तो ऐसा तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन
जो प्रॉपर है इसमें ये क्या है, अगर स्नेह बस्ती है उसको अन्न से आवृत हो गई, मतलब कि भोजन वगैरह उसके मार्ग में आ गया, अन्न से आवृत हो गई, तो इसमें इसमें क्या लक्षण आएंगे, इसमें रोगी में अपन को देखने मिलेगी छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि। ये देखो कफ वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं यहाँ पे। कफ की जब प्रधानता होगी शरीर में तब अरुचि होगी, ग्लानि होगी। फिर यहाँ पे बात क्या आ गई, शूल हो गया, निद्रा हो गई, अंग मर्द हो गया, बॉडी एक जो बोलते हैं, शूल हो गया, अंग मर्द हो गया। ये तो वात के वृद्धि के लक्षण है, ठीक है। तो कफ और वात की वृद्धि के लक्षण यहाँ पे मिलेंगे। छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ये सब तो कफ के हो गए, ग्लानि भी कफ का हो गया, निद्रा भी कफ का होगा, और शूल और अंगमर्द ये हो गए वात वृद्धि के, ठीक है। तो स्नेह बस्ती अगर अन्न से आवृत होगी तो वात और कफ वृद्धि के लक्षण आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में क्या है, अनुवासन बस्ती के पश्चात कर्म। अनुवासन बस्ती आपने दे दी, मतलब कि स्नेह बस्ती दे दी, उसके बाद में आपको क्या करना है, मतलब कि आज मान लो आपने अनुवासन बस्ती किसी को दे दी, तो आपको रोगी को क्या सजेस्ट करना है, तो क्या है, संहिता में क्या बताया ये देखो, युक्त स्नेहम द्रवउष्णम च लघु पथ्यो सेवनम। मतलब कि जो व्यक्ति को अपन ने स्नेह वस्ती दे दी है उसको अपन स्नेह युक्त द्रव, उष्ण और सुपच्य अन्न का सेवन कराएंगे। स्नेह युक्त मतलब कि उसमें थोड़ा सा स्नेह मिला हो, स्नेह युक्त द्रव हो, ये नहीं कि बहुत आप उसको हैवी खाना खिला रहे हो। द्रव युक्त मतलब कि लिक्विड डाइट देंगे थोड़ी, अपन उसको थोड़ी उष्ण सी डाइट देंगे, क्योंकि अपन ने जो स्नेह खिलाया है वो शीत था, ठीक है। और सुपच, आसानी से पच जाए, ये नहीं कि कोई वो विबंध वगैरह उत्पन्न करे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करे, तो सुपच आराम से पच जाए, लघु हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। भुक्तवा मात्रया भोज्यम अनुवस्थया। मतलब कि क्या है कि भोजन के पश्चात उसे 3 दिन तक पर, मतलब कि त्रयः मतलब कि 3 दिन पर उसे अनुवासन बस्ती दे। मतलब कि भोजन उसने कर लिया, भोजन के पश्चात उसको 3 दिन बाद अनुवासन बस्ती दे, उसके 3 दिन बाद और अनुवासन बस्ती दे, ऐसे करके सीक्वेंस में अनुवासन बस्ती देती जानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती भी एक टाइप की अनुवासन बस्ती ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मात्रा है, इसमें अनुवासन बस्ती की 1/4 मात्रा यूज़ करेंगे। मतलब कि अनुवासन बस्ती में आप कितनी मात्रा यूज़ कर रहे थे, जैसे कि नीरू बस्ती में 24 पल, मतलब कि नीरू बस्ती में 12 प्रशस्त मात्रा होती है, उसके 1/4 अनुवासन बस्ती में होती है। अनुवासन बस्ती में कितनी मात्रा होती है, छः प्रस्थ मात्रा अनुवासन बस्ती में यूज़ होती है। तो यहाँ पर अपन अनुवासन की भी 1/4 मात्रा यूज़ करेंगे मात्रा बस्ती में, तो अनुवासन की भी 1/4 मात्रा यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि होती है 6 डिवाइडेड बाय 4 अगर आपने कर दिया तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 प्रशस्त अपन को मात्रा बस्ती की मात्रा यूज़ करनी है, ठीक है। और चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो सबसे पहले बताया है, कर्म व्यायाम भारद्वा नास्ति कर्षितेषु च। मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, व्यायाम करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भार वगैरह उठाते हैं, मतलब कि बहुत अपने शरीर को जो बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, या फिर जो बहुत दुर्बल रोगी है, उनको अपन को मात्रा बस्ती देनी है। उनको अपन को मात्रा बस्ती का, उनमें अपन को मात्रा बस्ती का उपयोग करना है, ठीक है। जिनमें बहुत ज़्यादा वात बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन जिनमें वात बढ़ी हुई है और वो क्रश है, मात्रा बस्ती सदा मृतः, ठीक है, मतः। इसके बाद क्या है, चरकने क्या होता है। यहाँ पर देखो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यथोष्ठा आहार चेष्टस्य सर्वकाले निरत्ययः। मतलब कि सभी काल में अपन मात्रा बस्ती दे सकते हैं, सर्वकाले निरत्ययः। ऐसा क्यों बताया इनने सर्वकाल में जो होती है ये उपद्रव रहित होती है, सर्वकाल में उपद्रव रहित होती है। मतलब कि ये कभी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न नहीं करेगी।
क्यों नहीं करेगी ये मात्रा बस्ती? मैंने आपको पहले ही बताया, मात्रा बस्ती की जो मात्रा है वो कम है। मतलब कि जो स्नेह बस्ती जो आपने पहले पढ़ी थी, अनुवासन बस्ती जिसको बोलते हैं, उससे भी 1/4 मात्रा इसमें अपन यूज़ करें, अनुवासन से भी 1/4 मात्रा है, जबकि यहाँ पे मात्रा कम है, तो ये ह्रस्व मात्रा है, स्नेहपान की ये ह्रस्व मात्रा है, तो ये कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं कर रही है, मतलब कि उपद्रव रहित है, इसलिए मात्रा बस्ती सेफ बस्ती है। इसको अपन रोगी में अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व मात्रा कर रहे हैं अपन जो स्नेह की, तो ये उपद्रव रहित है। ठीक है, देखो श्लोक में भी लिखा है, हरस्वायाम याह स्नेह मात्रया मात्रा बस्ती समो भवेत, मतलब कि मात्रा बस्ती में अपन को स्नेह की ह्रस्व मात्रा यूज करनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते क्या है, सुश्रुत क्या बताते हैं मात्रा बस्ती के बारे में। सुश्रुत जो बताते हैं वो है, अनुवासन बस्ती का 1/4 भाग मात्रा बस्ती होती है। मैंने आपको पहले ही बताया अनुवासन बस्ती कितनी होती है, 6 प्रशस्त मात्रा उसमें यूज़ करते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 1.5 प्रशस्त मात्रा अपन इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, यहाँ पर अपना जो स्नेह व्यापक सिद्धि अध्याय है, स्नेह व्यापक सिद्धि अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय। नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय में क्या है, जैसे कि जो नेत्र जो अपन ने पिछले लेक्चर में बताया था, जो कि अपन ने बस्ती सूत्रीय सिद्धि अध्याय में पढ़ा था, जो बस्ती नेत्र होता है, बस्ती नेत्र जो है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, मतलब कि उसमें भी कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। तो अपन इसमें देखने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, कितनी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको, नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें चरक ने जो बताया है, इसमें बस्ती दोष बताया है, बस्ती नेत्र दोष बताया है और बस्ती दाता दोष बताया है। बस्ती दोष मतलब कि जो अपन पुट वगैरह लगा रहे हैं उसमें क्या दोष हो सकते हैं, तो बस्ती दोष कितने माने हैं, 8। बस्ती नेत्र दोष मतलब कि जो अपन ये जो नेत्र लगा रहे थे यहाँ पर, ये जो बस्ती नेत्र है, इसमें क्या कितने दोष हो सकते हैं, इसमें 8 दोष हो सकते हैं। और बस्ती दाता दोष मतलब कि जो बस्ती दे रहा है उसमें मतलब कि जिस प्रोसेस से वो बस्ती दे रहा है, मतलब कि अगर वो बहुत स्पीड से बस्ती दे रहा है तो वो जो औषध है वो अपने मुख तक के आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी, मतलब मुख तक के आ जाएगी, पक्वाशय से आगे निकल जाएगी। या फिर अगर उसने बहुत धीरे धीरे दिया तो उसमें हो सकता है कि वात का प्रकोप हो जाए, मतलब कि उसमें एयर भर जाए। तो ना बहुत ज़्यादा धीरे देना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ से देना है। और ऐसी बहुत सारी इसमें ऐसे 10 दोष हो सकते हैं, इसमें 10 दोष हो सकते हैं, बस्ती दाता के दोष 10 है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि बस्ती नेत्र दाता आपको याद रख लेना है, बस्ती नेत्र दाता। चरक का फेवरेट नंबर 8 है, 8 शुरू में 2 8 8 है और नीचे 10 है, दाता कितने हैं, 10। बस्ती नेत्र दाता से आपको इसको याद कर लेना है, बस्ती नेत्र दाता 8 8 10, बस्ती नेत्र दाता 8 8 10, बस आपको इतना याद रखना है इसमें। इसके नेक्स्ट में चलते हैं अपन, इसके नेक्स्ट में क्या है, शिथिल बंध। जो शिथिल बंध है उसको सुश्रुत जी ने बस्ती दोष माना है, शिथिल बंध को सुश्रुत जी ने बस्ती दोष माना है, जबकि चरक जी ने बस्ती नेत्र दोष माना है। जो शिथिल बंध है एक टाइप का पर्टिकुलर दोष है, मतलब कि एक टाइप का बंध है, उसको बस्ती दोष माना है सुश्रुत जी ने और बस्ती नेत्र दोष माना है चरक जी ने। उत्लुप्त बस्ती दाता दोष है जो कि चरक ने माना है। उपलुप्त ये बिल्कुल पूछता है, ये पूछा गया है एक बार, तो मैं आपको बता दें उत्तराखंड में भी पूछा गया है ये। तो उपलुप्त जो है वो बस्ती दाता दोष है जो कि चरक ने माना है। गुद पीड़ा बस्ती नेत्र दोष, बस्ती नेत्र दोष पार्श्व छिद्र के कारण, मतलब कि अगर उसमें साइड में छिद्र हो जाए, पार्श्व में छिद्र हो जाए तो वो गुदा में पीड़ा उत्पन्न करेगा, इसलिए उसका नाम रखा है गुद पीड़ा। बस्ती नेत्र दोष है वो, मतलब बस्ती में पार्श्व में छिद्र के कारण जो दोष हो जाएगा वो गुद पीड़ा उत्पन्न करेगा। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसको अपन को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। वमन विरेच व्यापक सिद्धि अध्याय, इसमें अपन को क्या क्या देखना है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें ऋतुओं का विभाजन है। ऋतुओं का विभाजन मतलब कि कौन से ऋतु में आपको पंचकर्म करवाना है, मतलब कि कौन से ऋतु में नहीं करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण ऋतु किन किन को बोलेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साधारण ऋतु अपन प्रावरट, शरद और बसंत ऋतु को बोलेंगे। प्रावरट, शरद और बसंत ऋतु, मतलब कि साधारण ऋतु इनको बोल दिया है। इसके बाद विशेष ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। साधारण ऋतु क्यों बोला इनको, साधारण ऋतु क्योंकि इनमें ना अपन को शोधन कर्म कराना है, इनमें अपन को शोधन कर्म कराना है। साधारण ऋतु जो है इनको शोधन ऋतु भी बोलते हैं, इनमें अपन को शोधन कर्म करवाना है। ऐसा क्यों है कि इन्हीं ऋतु में अपन को शोधन कर्म करवाना है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे कि प्रावरट ऋतु देख लो, प्रावरट में वात का प्रकोप होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है और बसंत में कफ का प्रकोप होता है। तो जिस ऋतु में प्रकोप हो रहा है अपन उसी ऋतु में तो निकालेंगे ना। अगर जैसे कि अपन कफ उत्प्लेष्टिक आहार विहार देते हैं एक दिन पूर्व, तो उससे कफ बढ़ता रहे, तो अपन ऐसी ऋतु चुनेंगे जहाँ पर वो मैक्सिमम लेवल पे हो अपने। तो अपन को क्या करना है, प्रावरट ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, इनमें अपन को, इनको साधारण ऋतु कहते हैं और इन्हीं में अपन को शोधन चिकित्सा करनी है। इस शोधन चिकित्सा इन्हीं ऋतु में अपन को करनी है। शोधन चिकित्सा के लिए सम्यक काल जो है वो साधारण ऋतु है। साधारण काल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। साधारण काल, साधारण ऋतु है, प्रावरट, शरद और बसंत है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। प्रावरट तो आपको पता ही होगा, मतलब कि अर्ली से जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है उसके थोड़ा पहले, जब मानसून वगैरह थोड़ा लगने लगता है, तब वो प्रावरट सीज़न है, प्रावरट का प्रावरट ऋतु है। शरद पता है आपको, बसंत पता ही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। शोधन का निषेध। शोधन का निषेध ग्रीष्म, शीत, ग्रीष्म और बसंत में। शीत, ग्रीष्म और बसंत में आपको नहीं करवाना है। देखो विशेष ऋतु में आपको पंचकर्म नहीं करवाना है, शोधन कर्म नहीं कराना है, ठीक है। प्रावरट को क्या बोलते हैं, प्रावरट जो है वो सूची और नभ, सूची नभ प्रावरट है, ठीक है। शरद को ऊर्ज सह, ऊर्ज सह, ठीक है। ये अष्टांग संग्रह ने भी बताया है इसको। तो शरद जो है उसे ऊर्ज सह कहेंगे और बसंत ऋतु में तपस्य और मधु मंद आ जाएंगे, ठीक है। तपस्य और मधु माह आ जाएंगे। प्रावरट में क्या आ जाएंगे, सूची और नभ, सूची और नभ। शरद में ऊर्ज सह और बसंत में तपस्य और मधु। देखो प्रावरट में अपन ऐसे याद कर सकते हैं, प्रावरट में वात का प्रकोप होता है, वात कहाँ पे होती है, नभ मतलब कि अंबर में होती है, और सूची शीतल होती है, सूची होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। शरद में पित्त का होता है, पित्त में ऊर्जा होती है, और अगर पित्त आपके शरीर पे अगर गिर गया, मतलब मान लो एसिड गिर गया, तो आपको सहन करना पड़ेगा। तो शरद में ऊर्ज और सह का होता है। और बसंत में क्या है, बसंत में कफ का प्रकोप होता है। कफ से आप मधु रिलेट कर सकते हो, कफ से मधु रिलेट कर दिया, मधु और तपस्या आपको याद रखना है, मधु और तपस्या याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, शोधन के पूर्व स्नेहन स्वेदन तथा अंत में शमन स्नेहन, मतलब कि शोधन के पूर्व आप क्या कराते हो, स्नेहन और स्वेदन करवाते हो। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया, मतलब कि स्नेहन और स्वेदन अगर आपने नहीं करवाया तो क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, विसर्प, पीड़िका, शोफ, कामला, पांडु, रोगिणः, अभिघात विशार्दस्य न अतिस्निग्ध विरेचयेत। मतलब कि विसर्प, पीड़िका, शोथ, कामला, पांडु, रोग और अभिघात, विष से पीड़ित रोगी का अति स्नेहन हो गया हो तो उन्हें विरेचन नहीं देना है। मतलब कि अगर
ये जो रोगी है, विसर्प हो गया, पीड़िका, शोफ, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे अगर आपने अति स्निग्ध रोगी को भी अगर आपने विरेचन दे दिया तो। क्या क्या हो सकता है? विसर्प, पीड़िका, शोफ, कामला, पांडु, अभिघात, विष से पीड़ित रोगी का अगर अति स्नेहन हो गया हो तो उन्हें विरेचन नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर मान लो अति स्निग्ध वो हो गया है, मान लो अगर जो रोगी है वो अति स्निग्ध हो गया है तो उन्हें स्नेह विरेचन ना दे। स्नेह विरेचन मतलब कि जो आप विरेचन दे रहे हो उसमें आप स्नेह का प्रयोग ना करें, उसमें आप एरंड तेल वगैरह का प्रयोग ना करें, उसमें आप रूक्ष विरेचन दे सकते हो। रूक्ष विरेचन कैसे दे सकते हो? इच्छा विधि रस से आप रूक्ष विरेचन उसको दे सकते हो। मतलब ऑलरेडी वो जो रोगी है वो ऑलरेडी स्निग्ध है, तो आप उसमें फिर से स्नेह का प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो आप उसमें एरंड तेल वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, उसमें आपको इच्छा विधिरक्ष रूक्ष रूक्ष विरेचन करवाना है। ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि जो अतिश अतिशय रूप से स्निग्ध हो तो उसे स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए, उसे क्या देंगे अपन? रूक्ष विरेचन देंगे। स्नेह प्रयोग से उत्कृष्ट दोष निकालते हुए रूक्ष विरेचन देना चाहिए। जिसमें ऑलरेडी स्नेहन हो गया हो उसमें स्नेह विरेचन क्यों देंगे अपन? उसमें अपन रूक्ष विरेचन का प्रयोग करेंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने लिखा है इसमें शोधन के पूर्व क्या आहार देना चाहिए। शोधन मतलब आपको कल करवाना है, मान लो आपको कल वमन विरेचन ये विधि करवानी है, तो आप उसके पहले क्या आहार देना चाहोगे रोगी को? इससे पहले भी इसका वर्णन आ चुका है। इसके पहले इसका वर्णन कहाँ पे आया था? सेकेंड चैप्टर में इसका वर्णन पहले से आ चुका था। ठीक है। तो उसको आपको जो आहार देना है, आपने वहाँ पे पढ़ा था कफ उत्क्लेष्टिक आहार विहार देना चाहिए एक दिन पहले, जो कि कफ का उत्क्लेशन कर दे। तो यहाँ पर क्या बताया है? वमन के पूर्व जो आहार देना है, यहाँ पर भी देखो कफ वर्धक आहार विहार का बताया है, कफ वर्धक आहार का बताया है यहाँ पर भी। कफ वर्धक सुपच्य, सुपच्य मतलब आराम से पच जाए, वो कोई भी विबंध या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना करे। ठीक है। और क्या है? द्रव प्रधान आहार विहार। द्रव मतलब लिक्विड डाइट जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड डाइट या फिर बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेना है। ठीक है। द्रव प्रधान आहार का सेवन करवाना है उसको। कितने? एक दिन पूर्व, मैंने बताया एक दिन पूर्व। ठीक है। इसके बाद विरेचन में कैसे आहार का सेवन करवाना है? विरेचन के पूर्व लघु और शीतल भोजन, लघु और शीतल भोजन, क्योंकि विरेचन में अपन को पित्त को बाहर निकालना है, तो अपन उसमें कैसा आहार देंगे उसको? लघु, जो आराम से पच जाए और शीतल भोजन हो। ठीक है। एक दिन पूर्व। स्नेह स्वेद के बिना संशोधन की जो औषध लेने पे 8 व्युत्पत्तियाँ होती है। मतलब कि अगर आपने रोगी का स्नेहन स्वेदन नहीं कराया और डायरेक्ट आपने वमन विरेचन करवा दिया, मतलब कि आपने उसके दोषों का विलयन ही नहीं किया, मतलब आपने उसको तोड़ा ही नहीं, मतलब आपने उसको कोष्ठ में ही रहने, मतलब कि शाखा में ही रहने दिया और आपने वमन विरेचन करवा लिया उस रोगी का, तो उसमें 8 व्युत्पत्तियाँ हो सकती है। इसलिए रोगी का स्नेहन और स्वेदन कराना ज़रूरी है। ठीक है। नहीं तो फिर ये 8 व्युत्पत्तियाँ हो सकती है। इसके बाद क्या है? वमन विरेचन व्यापत। वमन विरेचन व्यापत में क्या है? चरक ने 10 बताया है। वमन विरेचन के व्यापत चरक ने 10 बताया है, वाग्भट ने 12 बताया है, सुश्रुत ने 15 बताया है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि चरक है वो काय चिकित्सा के बहुत ज्ञाता है, तो उनमें वमन विरेचन के व्यापक मतलब कॉम्प्लिकेशंस है तो उनमें कम होंगे। सुश्रुत जी है वो सर्जरी वाले हैं तो उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि उनको काय चिकित्सा का इतना नॉलेज नहीं है, जो कि वमन विरेचन का उतना नॉलेज नहीं है, तो उनमें ज़्यादा है। तो चरक ने 10 माने हैं, वाग्भट उनके बीच वाले आ गए हैं, वाग्भट में 12 माने हैं और सुश्रुत ने 15 माने हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके नेक्स्ट में मैंने बताया है यहाँ पर कि ये जो है अयोगजन्य, क्या है? अयोगजन्य मतलब कि
इसमें अगर ये जो कर्म अपन जो करा रहे हैं इसका अगर अयोग हो गया, वमन विरेचन का अगर अयोग हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें आद्मान हो जाएगा, स्त्राव हो जाएगा, हृदग्रह हो जाएगा, अंग ग्रह हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, उपद्रव और क्लम हो जाएगा। मतलब कि अगर इसके अयोग हो गए तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, आद्मान, स्त्राव, हृदय ग्रह, अंग ग्रह, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। अगर इसके अतियोग हो गए, अतियोग मतलब कि ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो अपन प्रोसेस करवा रहे हो वो ज़्यादा वेग से हो गए तो क्या हो जाएगा, इसमें परिकर्तिका मतलब कि कैंची काटने जैसी पीड़ा हो जाएगी। जीवादान मतलब कि फ्रेश ब्लड का बाहर निकलेगा अपने शरीर से। गुदभ्रंश, गुदा में भ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो आपको क्या है, इसमें पिच्छावस्थी का प्रयोग करना है। अगर अतियोग हो गए, अतियोग हो गया इसका, परिकर्तिका हो गई, जीवादान हो गया, गुदभ्रंश मतलब कि रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, तो इसमें अपन पिच्छावस्थी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अजीर्ण में शोधन। अजीर्ण में आपको बिल्कुल शोधन नहीं करवाना है, अजीर्ण में शोधन नहीं करवाना है। अगर आप अजीर्ण में भी शोधन करवाते हो तो अजीर्ण में शोधन कराने पर ग्लानि और विबंध हो जाता है। अजीर्ण में शोधन कराने पर ग्लानि और विबंध हो जाता है। यदि वमन द्रव पिलाएंगे तो उसे विरेचन होगा और विरेचन द्रव पिलाएंगे तो उसे वमन होगा। इसलिए अजीर्ण में जो है वो शोधन कर्म कम ही कराना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है। ठीक है, अजीर्ण में जो शोधन कर्म है वो कम करवाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप वमन करवा रहे हो तो उससे विरेचन हो जाएगा, विरेचन करवा रहे हो तो वमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे वस्ति व्यापक सिद्धि अध्याय। तो ठीक है, थैंक यू।